हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे यूट्यूब चैनल नीरज विद मैजियस। आज जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। आज दिसंबर का 29 तारीख हो चुका है, आखिरी चल रहा है। अब एक महीने आपके पास जनवरी और सिर्फ 21 दिन फरवरी के बचे हुए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 22 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है हिंदी का, और उसके पहले आपको इतनी तैयारी कर लेनी है कि आपका एग्ज़ाम जो हो बहुत ही बेहतरीन और शानदार हो, और आप उसमें ये ना आंकड़ा लगाएं कि हम पास होंगे या फेल। आप ये आंकड़ा लगाएं कि मैं 90 प्लस जा रहा हूँ या 95 प्लस जा रहा हूँ। इस तरीके की आपकी रणनीति होनी चाहिए, और ये रणनीति तभी संभव होगी बच्चों जब अब आप जाकर के शेष समय को, जो बचा हुआ समय है, इसको क्या करेंगे, एक नियमबद्ध तरीके से आप इसको क्या करेंगे, अपने लिए इसको प्रेफर करेंगे और अपने लिए इसको तैयार करेंगे। अब सारे समय को छोड़ करके, सारे कामों को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ अध्ययन ही आपका मुख्य कार्य होना चाहिए। जैसा कि आज मैं हिंदी का सेशन लेके आया हूं, हिंदी का मॉडल पेपर आपको बताऊंगा। A to Z जितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे आपको कौन कौन से प्रश्न आएंगे, कैसे प्रश्न आएंगे, सारी चर्चा करूंगा। जैसा कि आपको सभी को पता है कि पहला जो हिंदी का पेपर होगा केवल प्रश्न पत्र होता है, और उसमें क्या होंगे, 20 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, और आपके से अलग जो शेष हैं वो क्या होंगे, सब्जेक्टिव होंगे। वो आपके व्याख्यात्मक प्रश्न होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ORM सीट पे क्या होंगे, टिक करने होंगे। उसमें आपको ऑप्शन दिया रहेगा और आपको वही टिक करने हैं, लेकिन आगे के वर्णनात्मक प्रश्नों को आपको हल करके लिखना होगा। अब हम आपको इस सीरीज स्टार्ट करते हैं। इस पे सारा प्रश्न लिखना संभव नहीं है, इसलिए मैं इसको आपको PDF को, टेलीग्राम लिंक आपको देख रहे हैं, इस पर भी दिया हुआ है। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, टेलीग्राम लिंक भी है। टेलीग्राम लिंक पर मैं पूरा PDF डलवा दूंगा और यहाँ पर जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं वही लिखूंगा। जैसा कि आपको आप बता दें बच्चों कि आप देख रहे हैं कि इसमें क्या होगा कि अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन की, तो इसमें 20 क्वेश्चन जो आते हैं, तो मैं पहला क्वेश्चन जो लिया हूं, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि ये है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो आप सभी को पता है कि बाबू गुलाब राय जो हैं ये एक निबंधकार थे, और ये जो इनकी कृतियां आई थी लगभग ये द्विवेदी युग के समकालीन आई थी। तो इसलिए, और द्विवेदी युग को कहां से कहां तक माना जाता है, 1900 से लेकर के 1922 तक के युग को, क्या समय को क्या माना जाता है, द्विवेदी युग के अंतर्गत माना जाता है बच्चों। इसी के बीच क्या आए थे, बाबू गुलाब राय की कविताएं आई थी, वो उसी युग के कवि थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाबू गुलाब राय किस युग के कवि थे। तो बाबू गुलाब राय किस युग के कवि थे, ये द्विवेदी युग के कवि थे। और ये कैसे कवि थे, ये निबंधकार थे। ये भी पूछा जा सकता है, प्रश्न घुमा सकता है कि कैसे कवि थे, किस विधा के कवि थे, तो निबंधकार थे। अगला है, चिंतामणि किस विधा की रचना है। दूसरा क्या है आपका, दूसरा प्रश्न है चिंतामणि। आप जानते हैं चिंतामणि क्या है, किस विधा की रचना है। तो आप सभी को पता है चिंतामणि एक प्रकार का निबंध है, और निबंध इसके ये भी प्रश्न हो सकता है चिंतामणि के लेखक कौन है। तो चिंतामणि के लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला अगर हम क्वेश्चन देखें बच्चों, गबन किस विधा की रचना है। गबन किस विधा की रचना है। तो गबन किस विधा की रचना है, गबन आपकी ये रचना है किसकी, उपन्यास है। गबन गोदान आप सभी सुने होंगे। गबन गोदान क्या है, उपन्यास है। और किसकी ये कृति है, किसकी रचना है, उपन्यास किसकी है, मुंशी प्रेमचंद की है। अगला अगर हम बात करें तो नीड का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। नीड का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो नीड का निर्माण जो फिर है, यह हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। तो ये हरिवंश राय बच्चन आप सभी जानते होंगे, जो आज के इस सदी के महानायक कहलाते हैं, अमिताभ बच्चन, उनके पिताजी थे हरिवंश राय बच्चन, उन्हीं के द्वारा यह लिखी गई थी। और यह क्या थी, एक ये आप कह सकते हैं आत्मकथा था, और इसमें ये इनकी बहुत सारी कृतियां हैं और इनमें ये लिख दिए। उसके बाद आगे है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। मित्रों, प्रिय प्रवास बहुत ही रोचक काव्य है। यह कह सकते हैं खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहलाता है। यह 1909 ईस्वी में आया था। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखित है। और यह किस युग में आया, जब 1909 में आया मित्रों। तो 1909 में क्या होगा, यह द्विवेदी युग चल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं 1900 से लेकर के 1922 तक द्विवेदी युग, और 1909 की ये रचना है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहलाता है। तो अयोध्या सिंह हरिऔध के
के द्वारा लिखा गया। अयोध्या सिंह जो हरिऔध जिनको कहा जाता है उनके द्वारा लिखी गई यह रचना है। और यह किस युग में आई आपके, यह आई ये द्विवेदी युग में। और किस विधा की रचना है अगर कह दे तो आपको क्या बता देना है कि यह किस विधा की रचना है, तो ये बात बता सकते हैं आप। उसके बाद देखो मित्रों, मधुशाला किसकी रचना है, मधुशाला किसकी रचना है, तो ये किसकी है, ये जो आपके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन, उनकी बहुत ही चर्चित यह रचना है। उसके बाद अगला भारत भारती किसकी रचना है, तो भारत भारती राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की क्या है, रचना है। अगला भी अगर हम ध्यान दें बच्चों तो अगला प्रश्न है आपका, मतीराम किस युग के कवि हैं, मतीराम किस युग के कवि हैं, तो मतीराम को रीतकाल का कवि माना जाता है। और रीतकाल कहाँ माना जाता है मित्रों, यह प्राचीन युग में माना जाता है। तो प्राचीन युग के ये कवि हैं और रीतकाल में इनको मुख्यतः माना जाता है। उसके बाद देखा जाए हास्य रस का अस्थाई भाव, हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है आप सभी को पता है। मैं अस्थाई भाव और रस के बारे में एक बहुत ही रोचक वीडियो डाल चुका हूं, अगर देखना चाहें तो आप इसी नीरज विद मैथ जीएस पे देख सकते हैं। बहुत सारी हिंदी की वीडियोज आपको वहां मिल जाएंगी, वो आप देख सकते हैं। वह हास्य रस का जो अस्थाई भाव है वह हास होगा, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें, 16 सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, ये इस में पूछ रहा है कि कौन सा अलंकार है। आपको मैं बता दिया हूं कि मन मानो जानव जहां जानव मानव और स्वयं उत्प्रेक्षा अलंकार है, कहत सुकप सिरमौर। तो यहां क्या है, मनु मानो जानव जहां, जहां पर जानू मानु मानो जानव जनऊ ऐसे शब्द आ जाए वहां पर कौन सा अलंकार हो जाता है आपका, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। बिना सोचे समझे इसमें उत्प्रेक्षा लगा दीजिएगा। अब इसका अर्थ तो पूछ नहीं रहा है, यहां अगर देखा जाए तो सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जैसे श्याम सलोने गात ओढ़ते हैं, वो पीले वाले वस्त्र करते हैं, उसी पर से मनो नीलमणि शैल पर, मानो नीलमणि शैल पे क्या हो रहा है कि आतप पर्यो प्रभात, ऐसा लग रहा है कि भगवान जो पहने हुए हैं वो लग रहा है मनो नीलमणि शैल पर क्या है, सुबह सुबह की प्रकाश की पुंजे किरणें पड़ रही हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण के लिए वहां कहा जा रहा है। तो ये आगे चलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपका 12वां है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। तो देखिए मित्रों, आपको क्लास 10th में जो है वो आपको दोहा है, चौपाई है, सोरठा है और रोला है, यही चार हैं। और चारों में क्या है, चार चार क्या होते हैं, इसमें चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। और इसमें अगर मात्राएं पूछे तो 24 मात्राएं हो जाएंगी। और इसमें ये पूछे कि सम मात्राएं क्या होती है, सम जो होता है अगर, तो यहां प्रथम विषम, इसमें जो सम होगा तो सम में क्या होगी, 13 मात्राएं, और विषम में कितनी मात्राएं होंगी, 11 मात्राएं होंगी प्रथम चरण, और तीसरे में 11 और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होंगी। उसके बाद आगे मित्रों अगर हम बात करें तो क्या होता है, आकर्षण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग पूछ रहा है। तो आकर्षण, आ को अलग कर दीजिए, कर्षण को कर दीजिए, तो आ मतलब क्या है, आ उपसर्ग यहां हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, आधुनिक काल की कालावधि क्या है, आधुनिक काल की कालावधि। अब देखिए मित्रों, यहां अगर देखा जाए आधुनिक काल को देखा जाए तो यह क्या माना जाता है, जो आपकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 का मानते हैं मुख्य रूप से। तो 1857 से लेकर के आज तक के काल को आधुनिक काल माना जाता है। लेकिन अगर देखा जाए शुक्ल युग, जो शुक्ल युग को ही, शुक्ल युग से क्या माना जाता है, आधुनिक युग का प्रारंभ माना जाता है बच्चों। सॉरी, तो यहाँ क्या है, आधुनिक युग का प्रारंभ 1857 से, या 1850 भी कहीं मिल जाएगा आपको, 1857 से आज तक के युग को आधुनिक युग माना जाता है। अगला प्रश्न जो है, रचना के आधार पर काव्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर काव्य के कितने भेद होंगे, 2 भेद होंगे, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। कुछ काव्य सुने जाते हैं और कुछ काव्य देखे जाते हैं। उसके बाद आंसू का तत्सम रूप क्या होगा, आंसू का तत्सम मतलब शुद्ध रूप, जिसको संस्कृत से उठाए गए शब्द होते हैं अश्रु। क्या होता है, आंसू का शुद्ध शब्द क्या होगा, अश्रु, अश्रु। तो अश्रु क्या हो जाएगा, आंसू का तत्सम हो जाएगा। ये क्या है, तद्भव है, अश्रु का तद्भव क्या हो जाएगा, आंसू, और आंसू का तत्सम क्या हो जाएगा, अश्रु। उसके बाद बच्चों, अगर पीतांबर में कौन सा समास है, अब यहां पीतांबर में कौन सा समास, पीला है अंबर जिसका, ठीक ना। अब यहां क्या है कि पीतांबर अगर देखा जाए मित्रों, तो यहां क्या कहा जा रहा है कि पीतांबर, तो पीतांबर के में कौन सा कह रहा है कि, ये कह रहा है कि कौन सा यहां पे समास है, तो पीतांबर, तो पीतांबर
पीला है अंबर जिसका, तो किसका है? पीला है अंबर जिसका, भगवान श्री कृष्ण का। तो अर्थात यहां पे क्या हो जाएगा आपका? बहुव्रीहि हो जाएगा। उसके बाद आगे देखें बच्चों, कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता है? कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य दोनों आ सकते हैं। तो कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न अगर देखें, तान शब्द में वचन एवं विभक्ति बताइए। तान शब्द में वचन और विभक्ति बताइए। तो आप पढ़े होंगे, तद रूप पढ़े होंगे, सह तौते तम तौ तान, सह तौते तम तौ तान पढ़े होंगे। तो तान क्या है? यहां देखा जाए द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में जा रहा है। किस में जा रहा है? द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में। मतलब क्या है बच्चों, आपके सिलेबस में जो शब्द रूप और धातु रूप दिए हैं उनको भी पढ़ने होंगे, उनको भी याद करने होंगे। तो यहां से आपको आसानी, और ये क्वेश्चन निश्चित रूप से वहां से आएगा। और आपके पास बहुत बड़ा सिलेबस है नहीं, इसलिए थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपको आसानी से ये नंबर मिल सकते हैं। उसके बाद आगे अगर हम बात करें, तो इस प्रकार से ये आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं बच्चों। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, वर्णनात्मक प्रश्न। अब वर्णनात्मक प्रश्नों में क्या आता है ये देखना है। अब यहां जैसा लिखा है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आपको क्या लिखना है? लिखा हुआ है प्रश्न, यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि ऐसे मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्त और उपाय के लिए चाणक्य का मुँह ताकता है। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता है। ये है। अब देखिए यहाँ क्या है कि आप पढ़े होंगे, मित्रता पाठ पढ़े होंगे। मित्रता पाठ में ये गद्यांश आपको मिल जाएगा। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, इसमें प्रश्न दिए हो, प्रश्नों को उत्तर देने हैं। क्या कह रहा है? उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या लिखिए, संदर्भ लिखिए। संदर्भ आपको क्या लिखना है? संदर्भ यही लिखना है कि उपरोक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य, अब हिंदी गद्य है तो हिंदी गद्य की, अब उसमें आगे क्या लिखेंगे? हिंदी गद्य की मित्रता नामक शीर्षक से, मित्रता नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब ये होता है आपका संदर्भ। संदर्भ के बारे में बहुत विस्तृत एक वीडियो डाला हूं, आप वहां से भी देख सकते हैं। अगर आपको बहुत लंबा लिखना है तो वहां से लिख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में लिखना है तो इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है? रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। रेखांकित अंश की व्याख्या। अब रेखांकित पूरा गद्यांश नहीं रहेगा, केवल 1 या 2 लाइन रहती है। जैसा इसमें लिखा है, यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। उसके बाद समाज में विभिन्नता देखकर लोगों एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। देखिए यहाँ कह रहे हैं, रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, समाज में जितने लोग हैं सब एक ही गुण और दोष के लोगों को देख करके मित्रता करते हो, ऐसा नहीं है। मित्रता करने का मूल उद्देश्य होता है कि जो मुझ में गुण नहीं है वह मेरे मित्र में होना चाहिए। मतलब हम और हमारा मित्र मिलकर के पूर्ण हो जाए। हम अधूरे हैं जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में हमारा मित्र गुणी होना चाहिए। इस रूप से हमें मित्रता करनी चाहिए। ये इसमें क्या कर रहे हैं? व्याख्या करने को कह रहा है, और यही इसकी व्याख्या होगी। उसके बाद लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित क्यों होते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो एक दूसरे की ओर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि देखिए मित्रों, जो चीज की आपके जीवन में कमी होगी उसी की तरफ आप आकर्षित होते हैं। तो ये क्या होता है? अपनी पूर्णता को पूर्ण करने के लिए क्या होता है? ऐसे मित्र को रखा जाता है कि अगर मुझ में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मुझे हिंदी नहीं आती तो मैं हिंदी वाले मित्र के साथ रहना पसंद करूंगा क्योंकि मुझे गणित आती है, और वो मेरे साथ इसलिए रहना पसंद करेगा क्योंकि उसको गणित नहीं आती। तो एक दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे की मदद करेंगे और मित्रता खूब चलेगी। अगर एक ही विषय के दोनों विद्वान होंगे तो शायद उतना बेहतर न हो सके। इसलिए यहाँ क्या कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं? लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? तो इसका उत्तर ये होगा कि लोग एक दूसरे की ओर इसलिए आकर्षित होते हैं कि वह क्या होते हैं कि अपने मित्र से अपने कार्यों को पूर्ण कर लेते हैं और मित्र से बहुत कुछ सीखने को उनको मिलता है। उसके बाद कुछ नहीं लिखना बच्चों, छोटा छोटा आपको आंसर देना है। अगला है, दिए गए पद्यांश के आधार पर 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब पद्यांश आया, इसमें क्या है? चरण कमल बंदो हरिराय, जाकी कृपा पंगु गिरिलंघो।
अंधे को सब कुछ दर्शाए, बहरे सुने गूंग पुन बोले, रंग चले सिर छत्र धाराए, सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदौ तिहि पाए। ये लिखा हुआ है। अब इसमें क्या है, इसका सभी अर्थ जानते हैं, इसको मैं पढ़ा भी चुका हूं कि चरण कमल बंदौ हरि राय, मैं ऐसे कमलवत चरणों की क्या करना हूं, वंदना करना चाहता हूं, जाकी कृपा, जिसके कृपा से पंगु गिर लंघे, जिसके कृपा से लंगड़ा भी क्या करता है, पर्वत को पहाड़ को लांघ जाए, और अंधे को सब कुछ दर्शाए। और अंधे जो अंधा है, जिसके पास आंख नहीं, वह भी सब कुछ देख ले, और उसके बाद बहिरो सुने, और जो बहरा है, जिसके पास कान में बहरापन है, वो भी सब कुछ सुन सके। और गूंग पुन बोले, क्या हो रहा है कि पुन गूंग बोले, गूंगा क्या होने लगे, बोलने लगे। और क्या हो, रंक माने गरीब, जो दरिद्र है, जिसके पास कुछ नहीं है, वह क्या करे, चले सिर छत्र धराए, अपने सर पे छत्र को, अपने सर पे क्या करे, मुकुट को धारण करके चलने लगे। ऐसे करुणामयी भक्त वत्सल भगवान की मैं कोटि कोटि बार वंदना करना चाहता हूँ, उनके चरणों की क्या करना चाहता हूँ, बार बार बंदो तीपा, उनके चरणों में बार बार वंदना करना चाहता हूँ। ये तो इसकी व्याख्या हो गई, लेकिन व्याख्या तो आपको लिखना नहीं, लिखना क्या है, उपयुक्त पद्यांश के संदर्भ से लिखिए। संदर्भ क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे सुललित सार गर्भित मनोहारिणी रसप्रदायिनी कमनीय पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्यांश से उद्धृत की गई हैं, और किस पद उससे ली गए हैं, शीर्षक से, पद नामक शीर्षक से उद्धृत की गई हैं, जिसके रचयिता कविवर मुकुटमणि श्री सूरदास जी हैं। इतना मात्र आपको संदर्भ में लिख देना है। और आगे क्या लिखेंगे बच्चों, आगे फिर अब आपको दूसरा प्रश्न होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश में क्या है, ये है रेखांकित में, बहिरे सुने गूंग पुन बोले, रंग चले सिर छत्र धराए। इसमें इस पंक्ति के माध्यम से कविवर सूरदास जी कहना चाहते हैं कि मैं ऐसे परम आनंदमयी और परम कृपालु भगवान की आराधना करना चाहता हूं, जिनके कृपा से, जिनके कृपा मात्र से गूंगा बोलने लगता है और बहना सुनने लगता है, और गरीब से गरीब इंसान सोने के छत्र को अपने सर पे धारण करके चलने लगता है। ऐसे करुणामयी और भक्तवत्सल भगवान की मैं बारी बार वंदना करना चाहता हूं। ये इसका आंसर होगा। अगला क्या है, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। अब इसमें अलंकार पूछेगा, तो ये इसमें कौन सा अलंकार है ये बता देना है आपको। उसके बाद चरण कमल बंदो हरि राय, यहां क्या है, चरण कमल बंदो हरि राय, ऐसे कमलवत, कमल रूपी यहां क्या है, उत्प्रेक्षा किया जा रहा है। उसके बाद दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए। अब व्याख्या करने को कह रहा है मित्रों, तो ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषा से केंद्र स्थली अस्ति इत एवं संस्कृत वांग्मय से संस्कृत से आलोकम सर्वत्र प्रसुत्य मुगल युवराज दाराशिको अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्, सतेषां ज्ञानेन च तथा प्रभावितः अभवत्, यत् तेन उपनिषदान सर्वम अस्माकं संस्कृति। ये इसका क्या है, आप वाराणसी नामक पाठ पढ़े होंगे, आपके अनिवार्य संस्कृत में जो है उसको पढ़ेंगे, तो उसमें क्या लिखा है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत, यह नगरी क्या है, भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा, भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा के लिए क्या है, केंद्र स्थली है। उसकी क्या है, केंद्र स्थली है। ये तो पहले इसके क्या कर दीजिए, संदर्भ लिख। संदर्भ क्या लिखेंगे बच्चों, संदर्भ लिखेंगे कि निम्न पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक अनिवार्य संस्कृत के वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत हैं, जिनमें वाराणसी की महत्ता की चर्चा की गई है। अब आपको अनुवाद लिखना है। अनुवाद में क्या लिखेंगे, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा से केंद्र स्थली है। यह नगरी भारतीय संस्कृत की और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। इत एवं संस्कृत वांग में संस्कृत आलोकम सर्वत्र, यह संस्कृत भाषा और संस्कृत की क्या है कि सर्वत्र आलोक, यहाँ से ही सभी जगह इसका प्रकाश फैलता है, सभी जगह इसका प्रचार प्रसार होता है। उसके बाद मुगल युवराज दाराशिको संस्कृत भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्, यह क्या आकर के यहाँ संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। उसके बाद सतेषां ज्ञानेन तथा
प्रभावित अभवत यतेन, यह इससे इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि इसका क्या किया, उपनिषदों का अपने भाषा में, फारसी भाषा में इसका क्या किया, अनुवाद कर लिया। उसके बाद मित्रों ये हुआ आपका संस्कृत। अब इसमें देखिए ये आप करेंगे तो आपको यहाँ 3 नंबर मिल जाते हैं। अगला है कि दिए गए पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। क्या है, मानम हित्वा प्रियो भवत, क्रोधम हित्वा न सोचेत, कामम हित्वार्थवान भवत, लोभम हित्वा सुखी भवेत। इसमें व्याख्या क्या लिखेंगे हम, संदर्भ क्या लिखेंगे, संदर्भ यही लिखते हैं कि यह पंक्तियां हमारी, देखो संदर्भ का तरीका यही होता है कि निम्न पंक्तियां हमारी या निम्न श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक, जो आपकी पुस्तक का नाम है, उसके बाद जिस पाठ से लिया गया उससे लिया गया है। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा एक लाइन लिख दीजिए, उसके बाद अनुवाद करेंगे। अनुवाद क्या करेंगे बच्चों कि मानम हित्वा प्रियो भवत। मान मतलब क्या है, अहंकार, घमंड। अगर जो इंसान अहंकार और घमंड को, मान को त्याग देगा, वह क्या हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। और ये सच्चाई है कि अगर आप अहंकार और घमंड आपके अंदर नहीं रहे तो आपको कोई कुछ भी बोलेगा फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तभी पड़ता है जब आपको लगता है मैं ये हूं, और जिस दिन आप त्याग देंगे कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं भी एक ना मानव और ये सामने वाला भी एक मानव, फिर आपको अहंकार, मान, पद, गरिमा कुछ भी महसूस नहीं होगी। तो क्या कह रहे हैं कि मानम हित्वा प्रिय भवत, जिस दिन आप अहंकार को त्याग देंगे तो आप सभी के प्रिय हो जाएंगे। अगला क्या कह रहा है, क्रोधम हित्वा न सोचेत, और क्रोध हित्वा, क्रोध को त्यागते समय सोचना नहीं चाहिए, क्रोध को त्याग ही देना चाहिए, क्योंकि क्रोध कभी भी फायदेमंद नहीं होता है, लाभप्रद नहीं होता है, न कि मन के लिए न कि तन के लिए। उसके बाद है कामम हित्वार्थवान भवत, काम हित्वार्थ, काम हित अर्थवान भवत, काम को अगर हित्वा कर देते हैं, त्याग देंगे, काम मतलब आप कह सकते हैं कि जो आपके मन में एक प्रकार की कामेच्छा जगती है, जो विलासिता जगती है, अगर आप विलासिता को अपने मन से दूर कर देंगे, त्याग देंगे, तो क्या होगा, अर्थवान होंगे। आप देख भी रहे होंगे समाज में कि जितने अर्थवान लोग होते हैं उनके दुर्गति का कारण क्या बनता है, धन, क्योंकि धन होता है तो सुरा सुंदरियों में डूब जाते हैं, इसीलिए उनका जीवन क्या होता है, फिर अर्थहीन हो जाता है। तो आप अपने जीवन से अगर कामेच्छा को हटा देंगे तो आप क्या हो जाएंगे, अर्थवान होंगे, धनवान होंगे। उसके बाद अगला जो है लोभम हित्वा सुखी भवत, और लोभ को अगर आप त्याग देते हैं, अपने जीवन में किसी प्रकार का लोभ नहीं धारण करते, नहीं रखते हैं, तो आप क्या होंगे, सुखी हो जाएंगे। क्योंकि लोभ, लालच क्या होता है, वह सुख को हरने वाला होता है। तो लालच अगर आप जीवन से त्याग देंगे तो आप क्या हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। तो इसका अनुवाद लिखिएगा बच्चों कि अहंकार को त्याग कर इंसान सबका प्रिय हो सकता है, क्रोध को त्यागते समय तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए, त्याग देना चाहिए। उसके बाद अगली लाइन जो कह रही है कि काम इच्छा को त्याग करके इंसान धनवान बन सकता है, और अगली लाइन जो कह रही है वो क्या कह रही है कि लोभ को त्याग कर इंसान सुखी हो सकता है। बस इतना ही 2 लाइन आपको अर्थ लिखना है। अगला है अपने पठित पाठ्य खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। इसमें 2 प्रश्न हैं। पहला है अग्रपूजा, मतलब अग्रपूजा, मुक्ति खंड काव्य, बहुत सारे खंड काव्य हैं, लेकिन आपके यहाँ जो चलता है, जैसे मेरे तरफ अग्रपूजा खंड काव्य चलता है, तो अग्रपूजा खंड काव्य के आधार पर क्या बताना है आपको कि अग्रपूजा खंड काव्य के आधार पर आप इस अग्रपूजा खंड काव्य का सारांश लिखिए। या दूसरा प्रश्न है युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण कीजिए, जो आपको अच्छा लगे। जैसे खंड काव्य की बात करें तो उसमें 6 सर्ग हैं, 6 सर्गों की चर्चा कर दीजिए। जैसे आपका पूर्वाभास में क्या हुआ, फिर सभारंभ में क्या हुआ, आयोजन में क्या हुआ, फिर राष्ट्रीय यज्ञ जो हुआ आपका, तो इसमें क्या क्या कब हुआ, तो ये चीजें आपको अगर लिख देते हैं प्रस्थान और अगर पूजा में, तो ये सारांश हो जाता है। अगर सारांश लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे कि यह दुर्योधन द्वारा लाक्षागृह, दुर्योधन द्वारा रचित एक कुचक्र में फंसे गए लाक्षागृह की कहानी से लेकर के यह राष्ट्रीय यज्ञ की संपूर्ण कहानी का वृत्तांत है। यह राय बिहारी द्वारा क्या है, लिखित है। यह किसके द्वारा लिखित है, यह भी आप लिख दीजिएगा कि राम बहोरी शुक्ल द्वारा यह लिखित खंड काव्य है। इसमें ये चर्चा की गई है। अब उसमें अगर आगे चर्चा करें मित्रों, तो इसमें चर्चा क्या करेंगे कि प्रथम सर्ग जो है आपका पूर्वाभास, पूर्वाभास में क्या होता है कि दुर्योधन इनको लाक्षागृह में जलाने की कोशिश करता है और ये लोग वहां से निकल करके
निकल जाते हैं। यहाँ की कहानी है। और इसमें यही है कि जो पांचाली थी, पांचाली के लिए ये भी कहा गया था कि पांचाली में मित्रों क्या था कि जो यहाँ निकले उसके बाद क्या था कि अब पांचाली के लिए था कि 5 पतियों के साथ इनकी शादी हुई है, तो वहाँ नारद जी द्वारा सुझाव दिया जाता है कि एक पति 1 वर्ष इनके साथ रहेगा, गुजारेगा, उसके बाद उस बीच में कोई दूसरा पति नहीं जाएगा, यदि जाता है तो उसको 12 वर्ष का वनवास करना होगा। फिर आगे मित्रों अगर सभारंभ करें तो सभारंभ में क्या थी बातें कि अगर हम बात करें सभारंभ की तो सभारंभ में राजसूय यज्ञ की बात है। यहाँ खांडव वन में अब इनको सभा में क्या मिला, खांडव वन मिला। अब खांडव वन मिला तो खांडव वन बहुत विशाल जंगल था, उसमें जाकर के ये क्या करते हैं कि जंगल को हटा करके वहाँ इंद्रप्रस्थ नगरी बसाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से विश्वकर्मा जी बनाते हैं और बहुत ही सुंदर नगरी बनी। उसके बाद आयोजन राजसूय यज्ञ की सलाह, चूंकि उस समय नारद भगवान, नारद ऋषि जो थे वह स्वर्गलोक से आके यहाँ पे युधिष्ठिर से कहते हैं कि आपके पिता पांडु की यह मनसा है कि आप राजसूय यज्ञ करवाएं, तो यहाँ इसकी सलाह मशवरा होती है। उसके बाद अगला खंड प्रस्थान जो होता है, प्रस्थान में मित्रों क्या होगा, राजसूय यज्ञ की संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। जब यहाँ तैयारियां होने लगती हैं और भगवान श्री कृष्ण वहां से आते हैं तो शिशुपाल उनके स्वागत को देख करके बहुत ही ईर्ष्या करने लगता है और वहां ईर्ष्या करके भगवान से जलने लगता है। फिर क्या होता है कि अगला जो 5वां खंड है वो आपका अग्र पूजा, वहां ये होता है कि पूजा अब किसकी होनी चाहिए, तो वहां जो सहदेव थे वह कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के अलावा कोई ऐसा है ही नहीं जिसकी अग्र पूजा की जाए। इस बात पे शिशुपाल चिढ़ उठा और बहुत सारी गालियां देने लगा, जिस पर क्या होता है भगवान श्री कृष्ण उसको सुदर्शन चक्र द्वारा उसके गले को धड़ से अलग कर देते हैं। और फिर क्या होता है कि निर्विवाद और निर्विघ्न वह यज्ञ आगे बढ़ता रहता है। और फिर क्या होता है, खष्टम सर्ग में इसके बारे में बताया गया कि कैसे उनका यज्ञ हुआ। जो ऋषि महर्षि थे वो यज्ञ पूर्ण कराते हैं, उनको युधिष्ठिर महाराज बहुत अच्छे से विदा करते हैं, जो भी उनके पास थे सब सामग्री दे करके उनको धन वस्त्र दान जो भी था वो दे करके उनको विदा करते हैं, उनका आशीर्वचन लेते हैं। यही पूरा संपूर्ण वृत्तांत है किसका, अग्र पूजा खंड का। अगर युधिष्ठिर महाराज के बारे में पूछ ले तो युधिष्ठिर महाराज कैसे थे, युधिष्ठिर महाराज के बारे में लिख दीजिएगा, यह सत्यव्रती एक राजा थे कि अपने सत्य के लिए वह कुछ भी त्यागने को तैयार नहीं थे, वह सत्य की ही उपासना करते थे। अगला देखा जाए अगर और युधिष्ठिर जी एक ऐसे जन सेवक थे कि अपनी प्रजा के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने भाइयों के लिए सारे सुखों को त्याग करने के लिए भी तैयार रहते थे। अगर और बातें किया जाए तो लोभहीन, उनके अंदर किसी प्रकार के लालच लोभ नहीं था। तो ये तमाम प्रकार के आप उनके बारे में लिख सकते हैं। महाभारत आपने देखा होगा तो महाभारत से उठा करके इनके बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद बच्चों अगला जो प्रश्न है आपका कि किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचना कीजिए, आपको 5 नंबर का मिलेगा। तो 5 नंबर में 3 नंबर इनका जीवन परिचय लिख लीजिएगा। जैसे हम कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में लिख दीजिए, कब पैदा हुए और कैसे कैसे इनका जीवन काल बढ़ा, उसके बाद फिर ये कहाँ पढ़ाई लिखाई की, उसके बाद फिर इनकी मौत कब होती है ये लिखिएगा, फिर उनकी 2-4 रचनाएं लिख दीजिएगा, यही मात्र लिखेंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। इसी प्रकार से कवियों के भी लिखना है, तो जैसे तुलसीदास आपके में है तो तुलसीदास के बारे में लिख दीजिएगा, कब ये जन्म लिए, 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी संवत 1654 से संवत 1654 में ये पैदा हुए, तो ये जब पैदा हुए ये लिख दीजिए। और 1680 में अस्सी घाट पर क्या होते हैं कि इनके देहांत हो जाते हैं। तो जो भी चीजें मतलब इनमें हो, तुलसीदास थोड़ा मुझे यहाँ डाउट हो रहा है, तो इनके बारे में या जो भी कवि हों आपके, उन कवियों के बारे में जब पैदा होते हैं, उनके माता पिता, उनके भाई बहन और उनके जीवन में वह साहित्य के लिए क्या करते हैं, इतना लिख करके उनकी मृत्यु के बारे में लिख दीजिए और फिर उनकी 1-2 रचनाएं लिख दीजिए, इतना ही लिखना है। उसके बाद वो आगे देखें तो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है आपको। कैसे देना है, जैसे पुरुराजः कयासित आपने पढ़ा है, पुरुराजः एक भारतीय आसित लिख दीजिएगा। उसके बाद जैसे वीर केन पूजते, तो वीर को कौन पूजता है, वीर को वीरेण पूजते, वीर को वीर ही पूज सकता है और कोई नहीं पूजेगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से 4 क्वेश्चन देंगे, आपको 2 करने हैं, 2 नहीं करने हैं संस्कृत में, और संस्कृत में ही उत्तर बहुत आसान प्रश्न होंगे। अगला अगर देखा जाए मित्रों, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए।
अब निबंध लिखने के लिए मैं एक निबंध का डाल चुका हूं आपको वीडियो। अगर आपको लगे और वीडियो और अच्छा वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, फिर से मैं आपके लिए वीडियो बना। जैसा कि आपको अगर निबंध लिखना है, जैसे कि मान लीजिए निबंध क्या है कि बढ़ती जनता पर आपको निबंध लिखना हो कि बढ़ती जनता को कैसे कम किया जा सकता है। मतलब क्या कह सकते हैं इसको, बढ़ती जनता को हम क्या कह सकते हैं कि क्या इस पर भीड़ कैसे, ये पोल्यूशन जो आपका पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन जो भीड़ बढ़ रही है, जनता जो बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, आबादी बढ़ती आबादी पर निबंध लिखिए तो इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो बढ़ती आबादी पे अगर हम कहते हैं बढ़ती जनसंख्या पर लिखिए, आबादी नहीं, जनसंख्या नियंत्रण पर आपको निबंध आ जाए। तो जनसंख्या नियंत्रण के कई सारे तरीके हैं। तो आप देखिए, अगर आप इंटर में होते तो आपको प्रस्तावना, उपसंहार सब कुछ लिखना होता है, लेकिन हाई स्कूल में जरूरी नहीं, आपको 100 शब्दों में लिखने हैं। तो बहुत आसान शब्दों में लिखिएगा कि बढ़ती जनसंख्या के उपाय क्या है, निरोध के कारण क्या है। तो यह पहली तो जनसंख्या के जो सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं कि जो अनिवार्य रूप से कर देना चाहिए कि 1 या 2 बच्चे ही होंगे, उसके बाद बच्चे होंगे तो दंडनीय होगा, तो ऑटोमेटिक वहां लगाम लगेगा। उसके बाद प्रलोभन भी दे सकते हैं कि अगर जनता बढ़ती जनसंख्या को रोकना है तो जनता को प्रलोभन देना होगा, उनको प्रोत्साहन देना होगा कि अगर आपके पास 1 लड़का होगा तो उसको सरकारी नौकरी मिलेगी, या इतना आपको क्या होगा इस प्रकार से पुरस्कार मिलेगा। ऑटोमेटिक लोग क्या होंगे, इस तरफ झुकेंगे। उसके बाद लोगों में जो अशिक्षा है, सबसे जरूरी है, जनता भीड़ जो बढ़ रही है अशिक्षा के कारण। चूंकि अशिक्षा जो है तो लोगों में मान्यताएं हैं, रूढ़िवादिता है कि अगर बच्चा नहीं होगा तो हम स्वर्ग नहीं जाएंगे, बच्ची नहीं होगी, पाँव नहीं पूजेंगे तो हम स्वर्ग नहीं जाएंगे। तो ये जो रूढ़िवादिताएं हैं यह किसके कारण है, अशिक्षा के कारण। और अशिक्षा जब शिक्षा में परिवर्तित हो जाएगी तो सब लोग लड़की को लड़का और लड़का को लड़की मानना प्रारंभ कर देंगे। तो जो ही संतान उनको प्राप्त होगी वह संतान मानेंगे, न कि बच्चे और बच्चा मांगेंगे। वो चाहेंगे मेरे पास एक संतान रहे। और जिन लोगों के पास संतान भी नहीं है तो दूसरी तीसरी शादी करके संतान जो उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, यह भी एक प्रकार की शिक्षा है कि जो पहली वाली पत्नी उसके साथ क्या है, यह धोखा है, उसके मनोबल को तोड़ना है। भाई आपके पुत्र नहीं है, बहुत दुनिया में ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ पड़े हों, उनको अपने आप अपना लीजिए, जिससे क्या होगा कि उस बच्चे को एक माँ बाप मिल जाएंगे और आपको एक पुत्र मिल जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आपकी सोच बदलेगी, इस प्रकार से लिखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि शिक्षक कहीं भी आपके नंबर काटेगा। तो इस प्रकार से अगर लिखते हैं तो आप 100 शब्दों में इसको लिख देंगे और बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। अगर आपको चाहिए तो वीडियो बताइएगा, मैं अलग से इस पर निबंध बना दूंगा। अब मित्रों आती है एक, ये 7 नंबर का क्वेश्चन था आपका निबंध। अब निबंध के बाद आपको एक पत्र लिखना होता है। पत्र क्या लिखना होता है, मान लीजिए आपको लिखना है रेलवे पे पत्र लिखना है, या किसी आपके गांव में सफाई नहीं हो रही, सफाई के लिए खंड विकास अधिकारी को लिखना है, या मुख्य जिला अधिकारी को लिखना है, मुख्य विकास अधिकारी को लिखना है, या डीएम को लिखना है पत्र। या ऐसा कर दीजिए आज के में जैसे कि ट्रेन पे लोग चलते हैं, ट्रेन में टीटी लोग मिल जाते हैं, टीटी आपके साथ कभी कभी अभद्रता कर देते हैं, उसके लिए शिकायती पत्र आपको रेलवे जो भी आपका जोन आता हो, जैसे उत्तर मध्य रेलवे है, इसके चीफ पर्सन को, महानिदेशक को लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे कि यहां जब पत्र आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे, सेवा में श्रीमान, सेवा में लिखे, नीचे से लिखेंगे श्रीमान। अब श्रीमान के बाद जो लिखेंगे उत्तर मध्य रेलवे प्रबंधक, महाप्रबंधक जो है, मतलब कि उस पद को लिखेंगे जिसको आप पत्र दे रहे हैं। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, जहां वो क्षेत्र है। फिर यहां लिखेंगे विषय। तो विषय क्या लिखेंगे बच्चों, विषय लिखेंगे शिकायती पत्र किसके विषय में है वो थोड़ा सा यहां मेंशन कर दीजिएगा। फिर यहां लिखेगा महोदय, क्या लिखेगा, महोदय। यहां निवेदन है, क्या लिखेंगे, निवेदन है कि मैं प्रार्थी। अब ये बोर्ड एग्जाम में नाम नहीं लिखा जाता बच्चों, इसलिए क ख ग लिख दीजिएगा। हिंदी का पेपर है तो क ख ग लिखिए, मैं इंग्लिश का पेपर होते हैं XYZ लिख सकते हैं। तो क ख ग, मैं क ख ग, प्रार्थी हो भाई, मैं प्रार्थी, निवासी ग्राम, कुछ भी लिख डालो, कहीं का भी लिख डालो। उसके बाद निवासी ग्राम हूं, मैं लखनऊ से प्रयागराज यात्रा कर रहा था, जिसके दौरान मुझे एक अच्छे कपड़ों में, सूट बूट में एक टीटी साहब मिलते हैं और वह मुझसे क्या करते हैं कि टिकट मांगते हैं चेक करने के लिए, और मैं निरीक्षण के लिए उनको टिकट देता हूं और टिकट मेरा वाजिब था, उसके बाद भी वह मुझे चमकाने धमकाने लगते हैं।
और उसके बावजूद एक दो मेरे साथी थे, वो उनको बोलते हैं कि जब साहब टिकट सही है उसके बावजूद आप इनको क्यों बोल रहे हैं, तो वह सबसे गाली गलौज पे उतर जाते हैं और बोलते हैं तुम टीटी की औकात नहीं जानते, टीटी की पावर नहीं जानते हो, और इस प्रकार से पत्र लिख करके भेज दें। यदि ऐसा हुआ है आपके साथ या नहीं हुआ है, जिस प्रकार के आपके साथ जीवन में घटित घटनाएं हैं वो लिखिए। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि टीटी, कुछ ऐसे लोग होते हैं टीटी होते हैं कि रात में यात्री लोग सो रहे हैं, उनको जबरदस्ती जगाने लगते हैं। अगर एक साथी बता दिया मेरे पास टिकट है, फिर भी दूसरे को परेशान करने लगते हैं। तो इस प्रकार के जो भी आपके साथ हों वो लिख सकते हैं। या आपको जैसे जिलाधिकारी को लिखना है कि आपके सेंटर पे नकल बहुत हो रही है, आप परीक्षार्थी हैं और आपको ऐसा हो रहा है कि आप के यहाँ नकल खूब हो रही है और आप नकल के विरोधी हैं क्योंकि आप पढ़ के गए हैं, तो आप यहाँ लिखिए कि जिला विद्यालय निरीक्षक को लिखिए या डीएम को लिखिए कि सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय प्रयागराज लिख दीजिए। महोदय सबने निवेदन है कि मैं प्रार्थी XYZ क लिख दीजिए, मैं इस विद्यालय में मैं एग्जाम दे रहा हूँ, परीक्षा दे रहा हूँ, जहाँ पर पुरजोर तरीके से नकल व्यवस्था चल रही है और कुछ बच्चों को कराई जा रही, कुछ बच्चों को नहीं कराई जा रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस नकल विहीन पर जो सरकार की मुहिम है उस मुहिम को सुचारू रूप से चलाने के लिए आप इस सेंटर से नकल को मुक्त कराने की व्यवस्था करें। इस प्रकार से आप लिख दीजिए। तो ये आप जो लिखेंगे, जो आपके मन में आता है वही होता है एप्लीकेशन। देखिए एप्लीकेशन की जो भाषा, मुझे जहां तक लगता है कि अगर आप अपनी भाषा को, अपने भाव को, अपने मन के उद्गार को उसमें लिखते हैं, वह ज़्यादा प्रभावशाली होता है कहीं किसी के उतारे हुए प्रश्नों के अपेक्षा। क्योंकि उतारे हुए में गलतियां हो सकती हैं और जो आपके मन में चल रहा है उसमें गलतियां नहीं हो सकती। जो आपके मन में है, जो आप समाज की स्थिति देख रहे हैं, उस पर आप निबंध भी लिखिएगा, उसी पर आप पत्र भी लिखिएगा और उसी पर एप्लीकेशन जो जाता है आपको उसी पे लिखिएगा। ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना प्यार दिखाइएगा। जय हिंद, जय भारत।